नमस्कार, सुस्वागतम मशवरा लाइव के एक इस 69वें एपिसोड में 69 एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम आज फिर अपना मशवरा जो है एक प्रेयर से 2 मिनट के प्रेयर से स्टार्ट करेंगे हिमांशु सर। और यह प्रेयर हम आप सभी की शुभकामनाओं के लिए है कि हम सभी स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। This is Alok. I am 24/7 serving for Manovikas family with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee. Alok ji, आवाज कम है थोड़ी आपकी. Yes. As a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disabilities, I love and celebrate diversity every moment in my life. Alok ji, आवाज ठीक है सर, आवाज तो बढ़िया है। मैं तो मेरे पास यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ है सर। अब बढ़िया आई, अब बढ़िया आई। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021, वी वेलकम यू टू द 69th एपिसोड ऑफ मशवरा, एंड दिस स्पेशल मशवरा एपिसोड इज अबाउट रीइमेजिन, रिक्रिएट, restore the ecosystem for an inclusive society. And this special episode is with our very eminent personality, very close to our heart, Dr. Himanshu Das sir, and we welcome you sir. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम डॉक्टर हिमांशु दास के साथ एक समावेशी समाज के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके पुनर्कल्पना, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के बारे में आज हम विशेष मशवरा करेंगे और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। This is an auspicious occasion. We should reimagine the inclusive development in all terms, and I can say in terms of status, the achieved level of the developments, what we have achieved so far, and the process, the kind of development that we have done for the people centric approach and other things. So इस शुभ अवसर पर हम एक समावेशी विकास के संदर्भ में भी बातचीत करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर दास सर बहुत ही अच्छे से इस चीज को हाईलाइट करेंगे कि हमारा जो अभी तक का डेवलपमेंट है, अभी तक के जो हम लोग जिस भी चीज को हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमारा रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट, हमारा सेक्टर कहां पर पहुंचा है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और हम लोग इस चीज को भी देखना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई है, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने अपनाया है, जहां पर हम लोगों ने विकास को केंद्रित किया है, वह कहां तक पहुंचा है। एंड वी हैव स्टिल अ लॉट लोगों ने अपनाई है, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने अपनाया है, जहां पर हम लोगों ने and we have still lot of challenges to recreate an enabling environment for people to live long life and healthy life and creative life. So हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि जो हमारे साथ एक सारी चुनौतियां हैं
कि हम लोग कैसे एक इंक्लूसिव, एक सुगम में एक सबल और एक सक्षम वातावरण का कहां से निर्माण कर सकते हैं, कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचेंगे कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें यह कैसे संभव हो सकता है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें एक समावेशी विकास को समझने की बहुत पहल करनी चाहिए, हमें बहुत जरूरत है। और इस जरूरत में हम देखेंगे कि हमारा जो समावेशी समाज है उसकी प्रगति, उसमें और कैसे हम तेजी से प्रगति लाएं, हाउ वी कैन एस्टैब्लिश द सिस्टम, हाउ वी कैन डू द न्यू प्रोग्राम्स, न्यू इनिशिएटिव्स फॉर एक्सेलरेटिंग द एडवांस डेवलपमेंट इन दिस सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी। सो मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपले स्वागत आहे, खैर मकदम, बड़कम, सत श्री अकाल। Once again, I welcome and appreciate our special guests and resource persons to join this Maswara Live. This episode is bringing you a very important issue about reimagine, recreate, restore the ecosystem for an inclusive society. और मैं ये जो 3 वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये 3 वर्ड्स हमारे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 2021 है, इसका थीम भी है, यूएन का थीम भी है इस बार। तो हम लोग इसको अपने एक डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन के संदर्भ में, एक समावेशी समाज के संदर्भ में इसको हम लोग आज देखेंगे। एंड दिस इज वेरी, आई फील वेरी एक्सट्रीमली प्राउड एंड ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस द एमिनेंट एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु दास सर, and he is the director of National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disability. Since last 27 years, he is working in this sector, and he has great experience with the national and international and the local level rehabilitation process, the inclusion process, and he has been many, resourceful, and he has been many source of inspiration for many people in this country, in this sector. So we welcome you, and we also welcome Madam Aloka Guha ma'am. So we welcome you ma'am, and it's our pleasure कि आप पिछले मशवरा में भी थी, आज के भी मशवरा में हैं. So we welcome you ma'am, and we welcome Jagdish sir and all our friends. And now I'll go to the Himanshu sir, please. नमस्कार डॉक्टर भुवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मानव विकास परिवार से मुझे दोबारा मिलने का आप लोगों ने मौका दिया। चाहेंगे तो एक ही हमेशा हमारी जोड़ी जो संबंध है वो बरकरार रहे। इंदिरा जी आपको भी नमस्कार, संगीता जी बहुत बहुत नमस्कार, गुप्ता सर है, नमन करता हूँ सर आपको, अलोका गुहा मैम मेरी मेंटर है, नमस्कार मैम, प्रणाम मैम। जितने भी दर्शक आज जुड़े हुए हैं सबको मेरी तरफ से मैं नमन करता हूँ और दुआ करता हूँ सबके लिए कि कोरोना काल में सब खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, सबके परिवार भी ठीक रहे। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेशली मैं ऐसा एक प्रांत से आता हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वही शायद थोड़ा बहुत बच गया है, हमारी देश की धरोहर थोड़ी सी बच गई है, बाकी जगह तो खत्म हो गया। तो कुछ तरीके से आपने सही रिसोर्स पर्सन चुना है, इसलिए नहीं कि मैं NIVH की डायरेक्टर हूँ या निपमेड या निपिट का डायरेक्टर रहा, लेकिन ऐसा एक प्रांत से आता हूँ जो प्रांत में हम लोग इस विषय के ऊपर बहुत संवेदनशील है, बहुत ज्यादा ही हम लोग संवेदनशील है। लेकिन हुआ ये क्योंकि हम आपके साथ है, मतलब हम क्योंकि भारत के साथ है, भारत के साथ हम लोग हमेशा दौड़ना चाहा, भागना चाहा, आप लोगों के समकक्ष में पहुंचना चाहा, आप लोगों का गति को पकड़ना चाहा। उस सिलसिले में हम कहीं ना कहीं आज की विषय के विपरीत में चले गए हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ जो देश है, प्रांत है, वो भूटान है। विश्व का एकमात्र देश है जो कार्बन निगेटिव है, जहाँ के इंसान अगर आप ऑफर देंगे उनमें, यहाँ मैं एक बढ़िया बिल्डिंग बना देता हूँ, एक टूरिस्ट लॉज बना देता हूँ, बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे दुनिया भर से और आप लोगों का बहुत कमाई होगा। अगला दिन वो टूरिस्ट लॉज तो नहीं बनेगी, ना ही वहां सड़क बनेगी, आपको भी भूटान से बाहर कर दिया जाएगा। ना हमें टूरिस्ट चाहिए, ना यहाँ बिल्डिंग चाहिए, ना लॉज चाहिए, ना हमें रास्ता चाहिए, आप जाइए, हम पहले ठीक थे और आज भी ठीक है। तो ये दो पहलू है, बिल्कुल ही दो एक्सट्रीम पहलू है। हमारे पास ऐसा समाज या ऐसा मानसिकता ग्रसित होते जा रही है, गठित होते जा रही है, जिससे तहत
हम अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं। आज मुझे एक मोबाइल दे दो और कल सुबह एक ऑफर दे दो एक नया मोबाइल आने का, मैं मना नहीं करने वाला, हर हाल में मैं ले ही लूंगा। आज एक गाड़ी दीजिए, अगले साल कोई पैसा आ जाए हाथ में, नया गाड़ी का मौका आ जाए, तो आई डेफिनेटली गो फॉर अ न्यू कार, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मेरा 2 BHK है, कल मौका लग गया, पैसा हाथ लग गया, इफ यू गिव मी 3 BHK आई डेफिनेटली गो फॉर इट। तो एक तरह से ऐसा मानसिकता सब जगह फैलते जा रही। दूसरी जगह थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक दिखाने के लिए, टू शो अस दैट वी आर सोशली कंसर्न्ड, दैट वी आर एनवायरमेंटली कंसर्न्ड, दैट वी आर ग्लोबली कंसर्न्ड, एक नाटक चला आ रहा है कि हम जितना खाएंगे, जितना बर्बाद करेंगे, उतना हम आपको वापस देंगे नेचर को। इस टाइप का कल्चर एक चला आ रहा है कि हम इतना एक्सप्लॉइट करेंगे, बदले में आपको उसका दुगना दे देंगे। हम इसमें 10 पेड़ काटेंगे तो हम आपको 20 और लगा के दे देंगे। तो ये सेकंड वाला एक कल्चर गठित हो रहा है। थर्ड जो मैंने आपको कहा है, ये भूटान वाली जो एग्जांपल आपको दिया है, दिस इज द थर्ड एंड न्यू जनरेशन प्लान टू रिवाइव दिस प्लेनेट। तीसरा वाला प्लान जो है वही एकमात्र भविष्य का प्लान है। फर्स्ट और सेकंड प्लान, फर्स्ट प्लान पूरी तरह से नाकाम रही, सेकंड प्लान के ऊपर राष्ट्र संघ ने और हम सब लोगों ने, कई देशों ने दुनिया भर का ट्रीटी साइन किया, दुनिया भर का अकॉर्ड साइन किया, दुनिया भर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया, दुनिया भर का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, बट बाय एंड लार्ज द सेकंड ऑप्शन आल्सो हैज मिजरेबली फेल्ड, बुरी तरह से वो फेल हुआ। इसीलिए हम आज की विचार में ज्यादातर हम लोग थर्ड डायमेंशन के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम जो हो रही है, बेसिकली लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। पहला प्रॉब्लम जो है वो ये है कि नॉलेज तो सबको है, स्पेशली व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चल रहा है, ट्विटर विश्वविद्यालय है आप लोगों के पास, गूगल विश्वविद्यालय है, फेसबुक विश्वविद्यालय है, सुबह से लेकर शाम तक इन विश्वविद्यालयों की ज्ञान और सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप सब लोग ले ही रही है। तो नॉलेज में कोई कमी किसी की है नहीं, किसी के सामने बात करिए तो उल्टा वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, इस प्रकार का हमारा वो आई है। इस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब आप बात करते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग में आप समझ लीजिए उसमें से 50% लोग जो है कट हो जाती है। उसके बाद थर्ड लेवल में समझ में तो मुझे भी आता है, लेकिन जब उसको मैं अपने लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने ऑफिस, अपना एक्शन या अपना जिंदगी के साथ रिलेट करता हूँ, तो एक अलग तस्वीर सामने आता है। तो थर्ड लेवल में जाके और भी 25% लोग कटौती हो जाती है। तो फोर्थ लेवल में जाके जब हम एक्शन ओरिएंटेड पॉपुलेशन की बात करते हैं टुवर्ड्स ए बेटर वर्ल्ड, फोर्थ लेवल में हमारे पास गिने चुने एग्जाम्पल देने का अलावा, 2-4 पद्मश्री का अलावा या 2-4 देशों के अलावा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहता है। तो एज ए पॉपुलेशन अगर हम कहे, हम लोग कहीं ना कहीं नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और सिंथेसिस लेवल में ही हमारी खत्म हो चुकी है। नाउ डू नॉट गिव मी एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन ड्राइव एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं भी अनगिनत जगह प्लांटेशन किया, प्लांटेशन करने के बाद उन पौधों का क्या होता है, कौन देखता है, कौन इसकी जिम्मेवारी लेता है, कौन मेंटरशिप करता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड द सीन्स जो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। इसलिए जब फोर्थ लेवल की हम बात करेंगे, एक्शन लेवल, it is very rarest of rare to be talking about. Now, एक strong eco empathy, हम लोग empathy के बारे में सुने हैं, but strong eco empathy develop होना है सब में। तो as a population, we have been growing as non-empathetic individual towards nature. एक पौधे को उखाड़ने में, एक छोटी सी प्लांट को काटने में, एक जंगल को साफ करने में हमें किसी का कभी भी रोना आता नहीं है। जबकि इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जिसमें आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड में ही, हिमाचल में ही वो मूवमेंट चली थी, चिपको मूवमेंट। गांव के औरतें जो है पैरों को लेके महीना महीना, सालों साल रोते रहे कि काटो नहीं। इस प्रकार का हमारा देश का ट्रेडिशन भी रहा, चिपको मूवमेंट। आप लोग देखेंगे, कभी भी पढ़ पाएंगे आप लोग जब भी चाहे, लॉट ऑफ लिटरेचर आर देयर इन द यूट्यूब एंड एवरीवेयर। तो इस प्रकार का देश है। लेकिन आज की डेट में अगर कहीं भी मुझे अगर एक पौधा काटने की बार है, एक पेड़ को काटने की बार है, एक जंगल साफ करने की बारी आए, तो डेफिनेटली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्शन में कोई रिफ्लेक्शन दिखता नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एम्पैथी कैसे बिल्ड होगा, ये एक बड़ी
क्वेश्चन है कि स्कूल सिस्टम में कैसे एम्पैथी बिल्टअप सिस्टम हो, कॉलेज में कैसे हो, हमारे करिकुलम में इस चीज को लेके क्या लिखा हुआ है, हाउ डू यू बिल्ड एम्पैथी टुवर्ड्स नेचर। नॉलेज बहुत दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग बहुत देने की कोशिश की है, लेकिन एम्पैथी बिल्डिंग एक्सरसाइज वो हुआ नहीं है। वो एक मेजर ड्रॉबैक है एज ए सिविलाइजेशन। सेकेंड इज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के ऊपर बात करें, एंड वी डू नॉट टॉक ऑफ मटेरियलिज्म। अनलेस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस टॉपिक की कोई रिलीवेंस नहीं है, किसी भी प्रकार की रिलीवेंस नहीं। देयर आर मेनी कंट्रीज, एक कंट्री फॉर एग्जांपल आप जापान का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है जी, बहुत ही वर्ल्ड का वन ऑफ द परफेक्टली डेवलप्ड नेशन, एजिंग होता ही नहीं है, लोग 100 साल तक 120 साल तक जापान में हेल्दी होके जीते हैं, इतना बढ़िया कंट्री है। लेकिन आप स्टडी करके देखिए जापान का वयस्क पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के रेट, सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट्स, सबसे ज्यादा घर के अंदर दरवाजा लगा के बंद होने वाली रेट सबसे ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हर प्रकार से आपको सिर्फ अच्छा पिक्चर ही दिखता है। तो कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हम बिल्टअप करें। बच्चों को जन्म लेते ही तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू अमेरिका जाएगा, तू लंदन जाएगा, तू गाड़ी खरीदेगा, तू घोड़ा खरीदेगा, पूरा रेस में लगा हुआ है पूरा खानदान जो है। बड़ा आदमी का क्या डेफिनेशन है उसको बताने में, और उसके दिमाग में यही बैठ जाता है कि बड़ा आदमी तो तभी बनूंगा जब दुनिया के सारे लग्जरी मेरे पास होंगे। तब ऐसे कल्चर में फिर कहाँ से आप एनवायरनमेंट सेव कर पाएंगे। तो रिड्यूस्ड मटेरियलिज्म का जो लैक इन आवर सिविलाइजेशन है उसको दोबारा लाना पड़ेगा। थर्ड इज realistically understanding the concept of sustainable development from individual perspective. ज्योग्राफी में पढ़ाना, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाना, फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री में पढ़ाना व्हाट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ यू एंड मी आर पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप और मैं किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट हूं, ये किस तरीके से हम लोगों को दे। अब एम्पैथी डेवलपमेंट के लिए स्कूल करिकुलम, फैमिली प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को आप बढ़ावा दे, और कल्चरल जो रीति रिवाज था वहां तक हमको वापस जाना पड़ेगा। वो सारा तो करना मतलब यू आर ए बैकवर्ड पर्सन। जब से धोती पहनना शुरू किया तब से मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो गई है। कोई कहीं पंडित जी बुलाता है, कोई ज्योतिष जी बुलाता है, कोई हु हा करके बुलाता है। तो जहाँ ट्रेडिशन की करीब आप जाने की कोशिश करते हैं वहां आप बैकवर्ड हो जाते हैं। तो जब तक सूट टाई नहीं लगाता है तब तक काम बनता नहीं है। तो इस प्रकार के कैसे आप डिफाइन करेंगे कि कल्चरल रूट में ही, ट्रेडिशन के रूट में ही आपका कहीं ना कहीं आपका इको एम्पैथी छुपा हुआ था। क्योंकि हम लोग ये सब चीजें, हम लोग क्योंकि ग्रामीण प्रांत से आया है, वी हैव सीन दिस, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में ये सब चीजें था। रिड्यूस्ड मटेरियलिज्म के लिए रीडिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करे, वेलनेस का कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करे, हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करे, माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट को सीखे, और सक्सेस की डेफिनेशन को ही रीडिफाइन करें। जब तक आप और हम अपनी किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो जिंदगी में, उसका डेफिनेशन जब तक परिवार या एक समाज, एक स्कूल नहीं समझ पाएगा, तब तक मटेरियलिज्म कम होने की कहीं संभावना नहीं आएगी। तो नेचर लव, स्पिरिचुअलिज्म और ये जो बाकी में तरीका बताया, ये सब चीजों से कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड मटेरियलिज्म की तरफ समाज को थोड़ा बहुत ले जाना आवश्यक है। जब हम ग्लोबल प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा सा ध्यान में डालते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो हम देखते हैं नो यूज एनवायरनमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करना, नो यूज कॉन्सेप्ट भी है, रिड्यूस्ड यूज कॉन्सेप्ट भी है, साइंटिफिक यूज कॉन्सेप्ट भी है, साइंसेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। आज की डेट में जो भी साइंस है उसका आप मैक्सिमम जो यूज देखते हैं, साइंस इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन मोस्ट ऑफ द टाइम। साइंस को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी में लगाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे हो, एडवोकेसी कैसे बिल्टअप हो, CSR कैसे बिल्टअप हो अराउंड द थीम ऑफ नेचर, एंड ISR इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बिल्टअप हो अराउंड द थीम ऑफ नेचर। ये थोड़ी सी अलग अलग जगह में, अलग अलग प्रांत में ये सब टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा देखते हैं, कुछ एक्शंस भी हम लोग देखते हैं। मूलतः लास्ट फ्यू इयर्स में कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग दोबारा लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ट्री और जंगल में फर्क है। जैसे आप उत्तराखंड में घूमेंगे, हिमाचल में घूमेंगे, आफ्टर सर्टेन हाइट आपको बहुत सारा पाइन ट्रीज दिखेगा,
देवदार दिखेगा, पाइन ट्राइज दिखेगा, बहुत सारा। नीचे बिल्कुल घास नहीं दिखेगा, नीचे कोई जंगल नहीं दिखेगा। तो जंगल चाहिए आपको, सिर्फ ट्री नहीं चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है, बिकॉज जंगल आपको पानी से जंगल बनता है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। चेरी चेरी तो पहले से हम लोगों को बताया जाता था कि पानी आएगी तो पेड़ आएगा, पेड़ आएगा तो जंगल आएगा। अब हम लोग समझ रहे हैं साइंटिफिकली कि उल्टा है। पानी आने से पेड़ आता है, पेड़ आने से जंगल आता है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अदर वे अराउंड। जंगल किसी ना किसी तरीके से लाना है, पेड़ लाना है तो पानी आएगी, उसके बाद फिर एनिमल की बात आएगी, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की बात आएगी। तभी आप अगर आज की डेट में आप अगर कभी जैसलमेर साइड में जाए तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए रेगिस्तान को फॉरेस्ट में बदलने की कोशिश हो रही है। रेगिस्तान में पानी नहीं लाना, रेगिस्तान में पेड़ पौधे लाना है, ट्रीज लाना है, प्लांट्स लाना है। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जंगल आएगी, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पानी आएगी। तो रिवर्स साइंटिफिक नॉलेज भी आना शुरू हो गया। रिवर, आपने सदगुरु का वीडियो देखा होगा। सदगुरु जी ने बहुत बड़ा एक मुहिम साउथ इंडिया में चलाया है, बहुत सक्सेसफुली वो मुहिम चलाया है। उस मुहिम का क्रक्स ये था कि कावेरी की पानी ये 3 स्टेट की लड़ाई से ना बढ़ने वाली है, ना 3 स्टेट की लड़ाई से घटने वाली है। कावेरी की पानी अगर बढ़ाना है, कावेरी के दोनों पार हमें दोबारा जंगल लाना पड़ेगा। इसी थीम के ऊपर सदगुरु जी ने लास्ट 20 इयर्स में काम करना शुरू किया। लास्ट 5 इयर्स द रिजल्ट हैव बीन एनॉर्मसली पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। भुवन जी, टाइम है तो मैं और 15 मिनट ले लूं, 10 मिनट? बहुत टाइम है, पूरा टाइम आपका ही है। ओके, थैंक यू। तो एनीवे कॉन्सेप्ट ये है, लाइफ विल फाइंड ए वे। आपको प्रकृति को ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं है। जुरासिक पार्क आपने सिनेमा देखा होगा, तो उसमें एक सीन आता है, जिस सीन में ये दिखाता है कि अंडे से जो है मेल स्पीसीज भी पैदा हो जाता है और फीमेल स्पीसीज भी पैदा होने लगता है। देन उसका बैकग्राउंड में बोलता है लाइफ, जीवन ने अपना रास्ता ढूंढ निकाला है। कोविड के टाइम में बहुत से व्हाट्सएप क्लिपिंग्स आए हैं, बहुत से ऐसे ऐसे जगह की तस्वीरें आए हैं जहां हमने ये देखा है, यस लाइफ इज फाइंडिंग ए वे, जीवन अपना रास्ता निकाल लेता है। कई सारा हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट में आप जाएंगे, पुराने जो बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए ऐसे जगह में जाएंगे तो आप देखेंगे जंगलों ने उसको धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया जहां इंसानों ने छोड़ दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारी ज्यादा इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, हमारे दूर रहना ही काफी है। कोविड के टाइम में हमारी गांव देहात में, आप अगर अभी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, आप लोगों ने टूरिज्म करना बंद कर दिया, आप लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो हमारी काफी भला अपने आप ही हो गया। लोग जब नहीं गए उधर, वो सब प्रांत में अपने आप ही काफी सारा चीजें उभरने लगी। तो लेट अस गिव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फाइंडिंग इट्स ओन वे इफ यू आर नॉट देयर। जहां आप नहीं हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस जहां नहीं है, वहां लाइफ अपना जगह बना लेगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कॉन्सेप्ट जो हम बच्चों को सिखाते हैं जाने अनजाने में, कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। डार्विन ने सही कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन डार्विन ने जो कहा था उसका इन्फरेंस, उसको जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, शक्तिशाली जो स्पीसीज है वो आगे बढ़ेगी, वो आगे उसका विस्तारित करेगी। कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप 10, 20, 100 साल के हिसाब से समझते हैं या इस कॉन्सेप्ट को आप मिलीनियम के हिसाब से समझते हैं, 10,000 साल के हिसाब से समझते हैं या 1000 साल के हिसाब से आप समझते हैं। जिस दिन आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को आप अपनी जनरेशन को, सिविलाइजेशन को ये बताएंगे कि जो ताकतवर होगा वही सक्सेसफुल होगा इन शॉर्ट टर्म, देन यू आर मूविंग अगेंस्ट द फिलोसॉफी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। जिस दिन आप ये कॉन्सेप्ट को दे पाएंगे कि सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 2-4 वीडियो भी चला आ रहा है कि कोविड का जो वायरस आया हुआ है ये हमारे को दिया हुआ ऊपर वालों की सजा है। अब पूरा इनकार तो नहीं कर सकते, हो सकता है हो, और हो सकता है ऐसे और 500 चीजें हवा में आ जाए। यू नेवर नो, ऐसा 500 चीजें हवा में आ सकता है। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था यूक्रेन की पास की एक प्रांत के बारे में जहां न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह बहुत ज्यादा हुई है, न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन वगैरह, न्यूक्लियर मटेरियल की एक्सट्रैक्शन ज्यादा हुई है, तो लोग वहां सोते हैं
मिनिमम फॉर 30 डेज। जो सो गया वो 30 दिन बाद ही जगेगा, जो अच्छा सोता है वो 60 दिन बाद जगेगा। यू नेवर नो नेचर आपको किस तरीके से रिप्लाई देगी। कैंसर के अगर दर देखें आप, कैंसर हैज इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाय ओवर 1000% इन लास्ट 2-3 डिकेड्स। 1000%, मतलब 10-10 गुना बढ़ चुकी है। मेंटल इलनेस की दर जो है वो 500% बढ़ गई है आपकी लास्ट 2-3 ईयर्स में। अनगिनत ऐसे बीमारी है जो बढ़ जा रही है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो हमने जो डेफिनेशन निकाला, वो डेफिनेशन शायद वी नीड टू रीडिफाइन इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म्स। एंड देखिए, थोड़ा सा सर्च करने में आपको मिलेगा द स्टोरी ऑफ एबंडेंट सिटीज, द स्टोरी ऑफ एबंडेंट सिविलाइजेशन, स्टोरी ऑफ एबंडेंट हैबिटेट्स। कई सारा ऐसा हैबिटेट है, कई सारा शहर है जो हमें छोड़ना पड़ा, इंसानों को छोड़ना पड़ा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर कहाँ है? इंडिया में है, कहीं बाहर है? हाँ जी, इंद्र जी कुछ बता रहे थे आप। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो वियतनाम के आगे जाके कंबोडिया साइड। अब देखिए कितना बड़ा सिविलाइजेशन था, कितना बड़ा सिविलाइजेशन, विशाल 50-50, 100-100 किलोमीटर तक। आज वहां एक भी इंसान नहीं रहता है। अनगिनत ऐसे सिविलाइजेशंस की स्टोरी है, अनगिनत ऐसे शहरों की स्टोरी है, सिटीज की स्टोरी है, हैबिटेट की स्टोरी है, जो लोगों को छोड़ना पड़ा। तो ये सब स्टोरी हम भूले नहीं। ये सब स्टोरी मेरे हिसाब से सिलेबस में लाया जाए, हमारी करिकुलम में लाया जाए, लोगों को बताया जाए। जिस तरीके से आप बता रहे हो दिल्ली दिल्ली दिल वालों की ये है वो है, हो सकता है 100 साल बाद कोई दिल्ली में रही नहीं, और दिल्ली में ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, सब लोग उठ के जो है अलग अलग जगह चले गए हैं। तो लोगों को ये सब दिखाएंगे, तब लोगों को शायद समझ में आने लगेगा। प्लांट ए ट्री, जैसा मैंने कहा है हर जगह, प्लांट ए ट्री, प्लांट ए सैपलिंग की जो स्यूडो झूठ और चीप पब्लिसिटी मेजर के लिए जो एक मीम चला आ रहा है, इसको थोड़ा डीपली लेने की जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा पूरे असम में सारे जनता, करोड़ों आबादी ने मिलके इतने सालों में, आजादी के 50 सालों में इतने पौधे, इतने पेड़ नहीं उगा पाए जितना एक सिर्फ इंसान ने, ओनली 1 पर्सन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। असम में एक रिवर आइलैंड है जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, उसका नाम है माजुली। तो वहाँ ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच है। तो वहाँ ब्रह्मपुत्र ने साफ करते गया जंगल, लोगों ने जंगल साफ करते गया। तो उन्होंने मुहिम चलाया पिछले 30 साल से। उनको पिछले साल पद्मश्री भी मिला है, आप लोग यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं। तो अकेले उस इंसान ने 500 एकड़ की जंगल बना दी। तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दिस स्यूडो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ए ट्री, अगला दिन हम लोग भूल गए। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड हाउ वी आर टेकिंग रियली प्रोएक्टिव डिसीजंस ऑन दिस। सिक्किम पिछले 4-7-8 साल पहले सिक्किम का हाल बुरा होना स्टार्ट हो गया था। उन्होंने अर्जेंटली रियलाइज किया और भूटान को फॉलो करते हुए सिक्किम में बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स कर दिए गए। कोई भी ऑर्गेनिक सामान का अलावा कुछ भी चीज सिक्किम में नहीं चलेगा। बहुत सारे डिसीजन सिक्किम गवर्नमेंट में लिए और आज की डेट में सिक्किम दोबारा रिवाइव होना शुरू हो गया। तो मैंने माजुली का भी एग्जाम्पल बोला, आप लोगों को भूटान का भी एग्जाम्पल बोला। मैं खुद का एग्जाम्पल बोलता हूँ। हम लोग जिस प्रांत से आते हैं, आसाम में, कल ही हम लोग इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। 20-30-40 किलोमीटर तक हर बच्चा स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, शादी विवाह जाते थे, रिश्तेदार जाते थे साइकिल में। अब इस बार मैं जाके गांव में रहा 10-15 दिन पिताजी का देहांत के समय में। साइकिल चलाना बहुत बड़ी बेइज्जती की काम है। जो साइकिल चलाएगा वो मतलब इंसान की श्रेणी में वो है ही नहीं। ये तो उस गांव की हालत हो गई है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था हम लोगों के गांव में, मतलब 15 दिन में एक कोई मोटरसाइकिल आता था तो सब लोग उस मोटरसाइकिल को ऊपर से नीचे तक देखते थे। गाड़ी तो साल में एक बार आएगी। अब उस गाड़ी को तो दिन भर उस दिन खाना पीना छोड़ के उस गाड़ी के आगे पीछे घूमते रहेंगे हम लोग। लेकिन लाइफ तो चल रही थी। यू मे नॉट बी नोइंग बट आवर विलेजेस ऑफ असम वर डिपेंडेंट इन आवर एंशिएंट टाइम ओनली फॉर, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, ये सिर्फ 70-80 साल 50 साल पहले की बात है। हमारे गांव, एक गांव नहीं 100 गांव सिर्फ एक चीज के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, वो था नमक। ओनली सॉल्ट। सॉल्ट का अलावा हमें और कुछ जरूरत ही नहीं था। सॉल्ट के लिए उनको पहाड़ों में जाना पड़ता था, पहाड़ से लाना पड़ता। एवरीथिंग दिस विलेजेस वर 100% सेल्फ सस्टेनेबल इन नेचर। सब कुछ, हालांकि बिजली उजली था नहीं,
लेकिन हम लोग अविकसित थे ऐसा मैं समझता नहीं। तब भी हम लोगों का एजुकेशन स्तर बहुत आगे था, आज भी आगे है, लेकिन आज निगेटिवली आगे है, सब कुछ खत्म करके आगे है, तब कुछ सब कुछ साथ के साथ आगे बढ़ रहा था। सो एनीवन कैन डू, आप लोग क्या ऐसा काम है जो हर कोई कर सकते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस। बात तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सेविंग वाटर सीरियसली हम लोग अभी लिए नहीं है। ये मैं रियलाइज किया जब मेरे को एक बार चेक रिपब्लिक में मेरी पोस्टिंग हुई, प्राग शहर में 6 महीने के लिए, और वहां मैं पानी, पीने का पानी मांगने के लिए गया, क्योंकि पीने का पानी कहीं मिल नहीं रहा था मुझे। एंड पीने का बोतल का पानी और बियर का या वाइन का बोतल का पानी, रेट, दाम सबका समान था, इक्वल रेट था। तो आई वाज वेरी कॉन्सर्न कि ऐसे तो पानी पी के मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सारा स्कॉलरशिप का पैसा चला जाएगा। तो मैं गार्ड वगैरह को पूछने लगा, कहीं पानी उनी का पीने का व्यवस्था है तो बताओ सस्ते में, मैं वहीं से पानी लिया करूंगा। तो बोलते हमारा पूरा चेक रिपब्लिक में तो सिर्फ सब लोग ये नलके का पानी पीता है। तो आप सोचिए, तो इंडिया में गवर्नमेंट प्लेसेस में, इवन द रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन, हम लोग स्वच्छ पानी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि हमें बोतल देना पड़ता है, और वहां घर घरों में पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब पानी जाके होटलों में पीना मतलब एक स्टाइलिश अफेयर हो गया। तो ऐसा टाइप का है सेविंग वाटर का, इतनी मतलब भयंकर मैंने वहां एक नजारा देखा। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, वो बजर बज जाता था, वार्निंग दे देते थे। आई हैड अ फ्रेंड फ्रॉम जापान, उनके साथ भी मैंने ये देखा, दुनिया का हर काम इधर से उधर हो जाए, एक सेकंड के लिए बिजली वेस्टेज वो लोग नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, पैकेज प्रोडक्ट से दूर आना, कोई भी चीजें जितना सामान हो सके बिना पैकेज के चीजें खाना कैसे पॉसिबल हो, बिना पैकेज के चीजें जीना कहाँ कहाँ संभव हो सकता है। ठीक है, एकदम से हम लोग स्पिरिचुअल तो नहीं बन सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या पैकेट के खाने कम से कम आए, जो नेचर के लिए भी हेल्दी होगा और हमारा खुद के लिए भी हेल्दी होगा। ऐसा नहीं कि आलोक जी और हम लोग जी गांव में थे, हमें स्नैक्स नहीं मिलता था, हम लोग भी दुनिया भर के अलग अलग टाइप के स्नैक्स खाते थे, लेकिन आज दुकान जाते हैं 15 प्रकार के पैकेज प्रोडक्ट खरीदते हैं। पैकेज प्रोडक्ट मीन्स प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मीन्स इंडस्ट्री। तो इसको हमें समझना होगा कैसे, किस प्रकार के हम रॉ फॉर्म में या घर में बना के खाना खा सके, पैकेज प्रोडक्ट से दूर आ सके। रिप्लेसिंग लेस एटीट्यूड बच्चों में या हम में कैसे लाए, कि कम से कम रिप्लेस, जैसे कि शर्ट है पहनने लायक है तो पहन लीजिए, ऐसा नहीं कि अभी के अभी फेंकना जरूरत है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि काम वाले को दे देंगे वो पहनेंगे, आजकल वो भी नहीं पहनते, वो भी जाके आगे उसको फेंक देते। तो लेट अस लर्न टू रिप्लेस लेस। मोबाइल है, जब तक चलता है चलने दीजिए, ऐसा कोई नहीं 4G 5G आएंगे तो मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, चलता है, जिंदगी चलता है। तो रिप्लेस लेस एटीट्यूड घर में हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। कुर्सी हो, टेबल हो, फर्नीचर हो, लाइट हो, बल्ब हो, कोई भी चीजें आपके घर में पड़ी हुई, unless it is very very necessary, let us not introduce this concept of replacing everything by choice. Have less, कम चीजों से भी जिंदगी जीने की थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश करें, कम चीजों से भी चलता है। जैसे आप लोगों को जान के खुशी होगी, मेरे पास पिछले 7-8 साल से कोई गाड़ी नहीं है, जरूरत है नहीं। जब भी लोग आते हैं एडवाइस करते हैं, डायरेक्टर की गाड़ी होना ही चाहिए, 8 सीटर होना चाहिए, 10 सीटर होना चाहिए। बोले क्यों होना चाहिए भैया, तो डायरेक्टर को तो कहीं जाना होगा तो चले जाएंगे भैया, किराए पे लेके चले जाएंगे। इट इज नॉट ए नेसेसिटी फॉर मी। सो मैं कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं हैव लेस, जिसकी जरूरत नहीं उसको छोड़ पाने की एक शक्ति भी है। प्लस घर में बच्चों को या स्कूलों में कैसे हम मिनिमलिस्टिक एंड मैक्सिमलिस्टिक की डेफिनेशन हम कैसे समझें, कि क्या चीजें हैं जो कम से कम होने से जिंदगी चलती है, क्या ऐसे चीजें हैं जिसको मैक्सिमाइज करना है। आज अगर सर्वे करेंगे आप एक लिस्ट बना के, मिनिमल क्या क्या कटौती करना है, क्या क्या बढ़ाना है हमारे जिंदगी में, वो असली में जो होना चाहिए उसका रिवर्स लिस्ट स्कूलों में या बच्चे आपको टिक मार करके सामने देंगे। कि ज्यादा से ज्यादा सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा अच्छे गुण अच्छे कर्म की लिस्ट बनाइए, और दूसरे साइड में आप लिखिए 5G होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, कार होना चाहिए, घर होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। सारे बच्चे, पेरेंट्स, सब लोग मिलके वो उल्टा वाला लिस्ट में ही टिक मार लगाएगा। तो री अंडरस्टैंडिंग द मिनिमलिस्टिक एंड मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच, कि क्या चीजें मिनिमल होने से चलता है और क्या चीजें नया जिंदगी के हिसाब से, नया जमाने के हिसाब से हमें मैक्सिमल करना है।
कोविड ने थोड़ा बहुत सिखाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कोविड जाते ही फिर से वापस शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ देहरादून में हम लोग का ऑफिस के पास बहुत सारे ईटरी आउटलेट्स है खाने की, मतलब मैकडोनल्ड और पिज्जा हट इस टाइप के बहुत सारे हैं। तो उन सब में अभी पिछले मान लीजिए 3 महीने से कोई नहीं है, उससे पहले भी 1 साल कोई नहीं था, बीच में 2 महीना खुला दिया, सुबह से लेके रात तक लाइनें लगी पड़ी। मतलब अब ये पिछले 3 महीने से तो हम जिंदा है ही नहीं, उसका मतलब उन दुकानों के बगैर। 1 मिनट आलोक जी, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, एक फोन बार बार आ रहा है। आप किसी के पास भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिनके पास भी कोई सवाल सुझाव है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। शाश्वती जी ने बहुत ही अच्छा फोटो के बदले में लगता है कल की बागवानी का रिजल्ट भी लगाया है। दो पत्ते का बहुत ही अच्छा ये पौधा है, एंथेरियम का बहुत ही अच्छा पौधा है। तो आपने तो बहुत ही अच्छा कल के बागवानी का आज डेमो और उसका सारा निरूपण भी कर दिया। वेरी गुड। Yes, can Himanshu ji stock be shared with me please? स्वप्ना जी, मैं आपको बता दूं, we have mashwara.live our website, all the talks are shared there. आप आज ही शाम को या कल सुबह तक ये सारे टॉक्स जो हैं वो उस पे आ जाता है, आप वहां हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। और लिखा है कम से कम मेटरलाइज होने के बाद, यस, आप जितना कम से कम मेटरलाइज होंगे तो अच्छी बात है। ओके जी 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 सर। नमस्कार जी। खैर, हम लोग माने या ना माने, जो रास्ता है वो तो रास्ता है ही है। आप आलोक जी को 5 शर्ट चाहिए तो कोई नहीं भाई, हम थोड़ा कम करके हम अपना 4 कर ले, ठीक है जी। या मेरा जो भाई है वो देखता है कि बड़ा भाई को ज्यादा ही पसंद है शर्ट पसंदने का, तो छोटा भाई जो है 3 कर ले। तो एज ए समाज हम लोग को देखना होगा। लेकिन बट थिंग इज दैट मैटर ऑफ द फैक्ट कि किसी ना किसी तरीके से हमें लोगों को समझाना होगा व्हाट यू नीड मोर। जैसे समाज में मैं गया, मैं चाहता हूँ लोग मुझे अटेंड करें, मैं चाहता हूँ मैं फेमस बनूं, मैं चाहता हूँ मैं पॉपुलर बनूं, मुझे अटेंशन मिले। इसका रास्ता क्या है? तो अगर बच्चों को सिखाया जाए था कि इसका रास्ता जो है, हो सकता है आपका पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल हो सकता है आपका बिहेवियर हो सकता है कई देयर आर न्यूमरस अदर वेज टू गेट अटेंशन। तो कैसे इस तरीके से हम समझाएं कि मैक्सिमाइज किन चीजों को करें और मिनिमाइज किन चीजों को करें, एंड योर गेन विल बी मोर व्हेन यू गो इन ए साइंटिफिक लाइन। उस इस बच्चों को कैसे हम दोबारा दे पाए। देन ऑल्सो रीअंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किलिंग। हर वक्त हम लोग विदेश 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 करते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का स्किलिंग प्रोग्राम भी सारा विदेशी होते जा रहा है। और सब विदेशी बनेंगे तो स्वदेशी हमारा गांव का भी सोचिए, ठीक है जी। असम की अगर हम बात करें, हैंडलूम में हम लोग ग्लोबली, मतलब आज की बात नहीं है, सिल्क पॉपुलर हुआ करता था, वीविंग करता है। There are 3 different type of silks of Assam, so popular. Weaving industry, bamboo craft industry, कितने सारे हमारे इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिजिनियस है, अपना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली। अनफॉर्चुनेटली जब आप NSDC में जाएंगे, SCPWD जाएंगे और कहीं भी ग्लोबल पैरामीटर्स की बात करेंगे, दुनिया भर का इंडस्ट्रियल और डिजिटलाइजेशन और ये वो दुनिया भर का महाभारत थमाएंगे,
तो वो मेरे गांव के हिसाब से वो कहीं ना कहीं हार्मफुल ही होगा। आप लोग मेरे गांव को रुपया पैसा तो देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे गांव के लिए हार्मफुल ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो स्किलिंग के ऊपर भी हमें थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा। हाउ डू यू मेक इंक्लूसिव स्किलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से स्किलिंग प्रोग्राम्स को कैसे हम रिडिफाइन कर सके। स्किलिंग के साथ जुड़ा हुआ एम्प्लॉयमेंट का भी, रोजगार की बात करेंगे मेरे गांव में जाके, रोजगार कितनी टाइप की होती है, तो सारा वही सुनाएगा जो आप लोग सुनाते हो, कि उनको दूसरा पता ही नहीं है कि उनके बाप दादा क्या काम करते थे। वो काम तो वो लोग करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वी हैव डिस्कार्डेड दोस एम्प्लॉयमेंट आल्सो। वो सारा एम्प्लॉयमेंट को हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमने वही एम्प्लॉयमेंट को रखा कि जो एम्प्लॉयमेंट हमें ठीक लगता है, शहरवासियों को ठीक लगता है। तो एम्प्लॉयमेंट को भी रीडिफाइन करने की जरूरत है, एंड ऑल्सो डिग्निटी ऑफ लेबर देने की जरूरत है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेरा डॉक्टर फ्रेंड था जिन्होंने अपना पिताजी के पास लेके गया, वो बार बार बड़ा हम्बल सा आदमी था, हु इज द मैनेजर ऑफ योर CBID प्रोग्राम जो RCI लॉन्च कर रहा है, डॉक्टर नेथन, वेरी बिग फेमस पेडियाट्रिशियन ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने बोला माय फादर इज ए फार्मर सर। वो बोलते समय बड़ा प्राइड के साथ बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू तो इतना बड़ा डॉक्टर, तेरे पिताजी फार्मर, तो फार्मर बोलने में थोड़ा सा नमी आना चाहिए, नमी नहीं है, आके उसका कुछ गर्मी ज्यादा है। तो मैं भी उसके साथ बोलना शुरू कर दिया, एक बार दिखाओ एक बार मिलाओ, तो हम लोगों को लेके चला गया। अब वहां फार्मर का जो नजारा देखा, हम लोग तो घबरा गए। एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, मतलब बहुत ही परफेक्ट साइंटिफिक फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग। एंड बाद में पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपोर्टिंग फार्म प्रोडक्ट्स टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो डिग्निटी ऑफ लेबर कहीं ना कहीं नहीं है। मैकेनिक, जब मैं रोहिंगटन यूनिवर्सिटी लंदन में था, वो कंप्यूटर साफ करने वाला, तारों देखने वाला एक बंदा आता था, वो ऐसा ग्रेस के साथ आता था, पहले समझ ही नहीं आया कि प्रोफेसर है क्या है। बहुत दिन बाद पता लगा वो तो हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो कोई MTS टाइप का था। क्लीनर आते थे, तो घर को क्लीन करने वाले हफ्ते में एक ही दिन आते थे, वो बाकी के 7 दिन तो खुद करिए। जो एक दिन जो आता था, बिल्कुल ही ऐसा ड्रेस सज के आता था जैसे पता नहीं कौन सा सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए जा रहा है। एंड यू हैव टू गिव दैट रिगार्ड। तो कहीं ना कहीं डिग्निटी ऑफ लेबर का रिगार्ड था, तो वो चीजें दोबारा लाना पड़ेगा आपको, इफ यू वांट एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज इन द रूरल सेक्टर और नेचर फ्रेंडली सेक्टर टू ग्रो। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर, जब भी आप आज की डेट में लोगों से पूछेंगे या कहीं भी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनेंगे, वो आपका दिमाग में यही भरेगा, इंडस्ट्री, डिजिटलाइजेशन। अब तुम्हारा ये तो ठीक है भैया, ये सबके दिमाग में वही भरोगे तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बंद हो जाए। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे बड़ी कोऑपरेटिव इंडिया में है। हमारी अमूल लिज्जत पापड़ जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है। उसको देखे 50 साल 60 में हम लोग कुछ नहीं सीख पाए कि वी कैन ग्रो इन रूरल इकोनॉमी, रूरल कोऑपरेटिवनेस, वो नहीं हो पाया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कंपोनेंट हम बच्चों को पढ़ाते तो है। अभी मैंने ब्लाइंड बच्चियों का एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास कॉलेज की ब्लाइंड लड़की मैंने 7 एक दिन घर लेके आया। वो 7 को मैं पूछा, कुत्ते के बारे में बताइए, कुत्ता कैसा होता है मुझे थोड़ा सा बताइए। रैबिट के बारे में पूछा, गिनी पिग के बारे में पूछा, बताइए कैसा होता है, और मुर्गी के बारे में कैसा होता है बताइए, और 2-4 पौधे के बारे में पूछा। आप यकीन मानेंगे वो 7 ब्लाइंड लोगों ने क्या जवाब दिया, ऊपर वाला ही जाने। किसका घड़ी इधर जा रहा है, मतलब कुत्ते का आंख किधर होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, मैंने तो सीधा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, वो सारे के सारे फेल थे। जो भी सवाल पूछा सब में फेल, एंड दे वर गोइंग टू बी B.Ed टीचर्स। वो ब्लाइंड लोगों की टीचर बनने वाले हैं अगले साल से, बिकॉज वी हैव मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये तो मैं ब्लाइंड के साथ बात किया। अभी मैं कई सारा दिल्ली के लड़कियों के साथ बात करता हूँ, मजाक में, बाइगत मूंगफली कैसे पैरों में लगे हुए थे, खचाखच हम लोगों ने इतने उतारे मूंगफली। बातों में एक आध बोले हमने भी बहुत उतारा जब शिमला गया था, तो हद हो गई भाई साहब। ये कहानी चल रही है स्कूलों की एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कुछ नहीं आता पता है दुनियादारी। अब इसके लिए गलती की होगा, जब नेचर नहीं रहा, आपका नेचर के बारे में कोई एम्पैथी नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, यही होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में दोबारा रीफोकस करे। नेचर टीचरशिप, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन जब हम पढ़ाते हैं उसमें आता है
सबसे पहले ही आता है नेचुरलिज्म, उसके बाद आता है आइडियलिज्म, उसके बाद गांधीज्म, बहुत सारा आता है इक्लिटिज्म। सबसे पहला तो नेचुरलिज्म था। लेकिन आपके बच्चे ने नेचर से सीखा क्या? वो अगर सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन था कि नेचर इज योर फर्स्ट टीचर, इनफैक्ट पेरेंट्स से भी पहले नेचर की क्रेडिट आता है, तो नेचर से तो सीखने लायक कुछ हमने सिलेबस ही नहीं रखा, तो नेचर को एज ए टीचर मार दिया, सिलेबस ही खत्म कर दिया। तो ऐसे में फिर दोबारा इफ यू टॉक ऑफ नेचर, इट डजंट वर्क एट ऑल। तो नेचुरलिज्म जो ओरिजिनल शिक्षा विधि था हमारा, नेचुरलिज्म के बाद आइडियलिज्म आया, उसके बाद गांधीज्म सारा आया, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिलीटिंग नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को घटा के नहीं, नेचर इज द बेस्ट टीचर। चाहे सोसाइटी को आप एज ए नेचर लीजिए, नेचुरल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को एज ए नेचर लीजिए, नेचर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ये सबको पता है। आपने और हमने भी जितना सीखा है 90% हम लोगों को पता है कि ठोकरे खा के देख उठ के ही सीखा है, ना ही एग्जाम हॉल में बैठ के और किताबें पढ़ के। तो दोबारा करें इसको। मैंडेटरी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स कुछ करने की कोशिश शायद सिलेबस में लाना आवश्यक होगा कि डीएड की डिग्री ले, चाहे बीएड की डिग्री ले, चाहे कोई भी डिग्री ले, 10वीं पास करे चाहे 12वीं पास करे, मैंडेटरी कुछ ना कुछ इंटर्नशिप, नेचर रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक के ऊपर इंटर्नशिप करे, कुछ ना कुछ करे तो ही आपको मिले। हम इजराइल तो बन नहीं सकते कि भाई फौज में जाना पड़ेगा 2 साल किसी भी इंसान को, लड़का या लड़की, तभी जाके दूसरा नौकरी मिलेगा। ऐसा तो हमारे देश में इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि 2 महीना आप कुछ काम करना पड़ेगा प्रकृति के लिए, तब जाके आपको डिग्री डिप्लोमा मिलेगी। SUPW सिलेबस में तो था ही, हमेशा से ये मिलते रहा। वो पास करने के 15 साल बाद पता लगा SUPW होता क्या है। मेरे को भी ए मिला, किस लिए ए मिला उसका मतलब क्या पता नहीं था। जब टीचर एजुकेटर बना मास्टर डिग्री अगर पास करके, तब जाके पता लगा SUPW का मतलब क्या। तो दोबारा हम लोग रीडिफाइन करें स्कूलों में कि किस तरीके से ये सब प्रोजेक्ट्स को लेके हम आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे। कहने के लिए तो बहुत है, बट मुझे लगता है कि छोटे पैमाने में I think I can open to more questions and discussions. Thank you जी, धन्यवाद जी। Great sir. मुझे लगता है कि इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स जो अर्थ है, इको का अर्थ मतलब ही होता है, इको का मीनिंग ही अर्थ होता है। चाहे वो धन से अर्थ कर लीजिए, या फिर आप प्रकृति से अर्थ लगा लीजिए, या स्वयं से अर्थ लगा लीजिए, या समाज से अर्थ लगा लीजिए, किसी से भी अर्थ, परिवार से अर्थ लगा लीजिए। So the meaning you have clearly you have made it. It is depends on the person to person कि आप अगर जागरूक हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं, if you can contribute to the environment, if you can contribute to the society, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। And we have the Ritu Sachdeva ji. You have some question, Ritu ji. I'll just you can unmute yourself, please. Ritu Sachdeva ji. Good afternoon, sir. Good afternoon. Every statement you have made is for the environment, but don't you think it's actually devastating seeing the central vista being all the plantations being uprooted there? I know getting political, but it is disheartening because I studied from Mathura Road DPS. I mean, it's been 30 years now, and we used to see those jamun trees all the way. Yes, yes. Mm. And I mean, off lately, I happened to pass that way, and it was extremely devastating seeing that area, the entire area. And there is no one who can actually question. There are tenders being filed for, replantation. But do you think, I mean, we can ever see that view again? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा मैम। एग्जैक्टली जो अप्रोच के बारे में आप बात किया, वही मैं स्टार्टिंग ऑफ माय स्टेटमेंट में ही मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज है जो सिर्फ कंज्यूमर बनते जा रहा है, कुछ कंट्रीज है उन्होंने कंज्यूमरिज्म के साथ लॉ बना दिया, एक्ट बना दिया कि हम आपका यहाँ से ये डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसके बदले हम ये बनाएंगे। और तीसरे कंट्री मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को भूटान का एग्जांपल दिया था। थर्ड वन इज डिपेंडेंट ऑन नॉट ऑन द गवर्नमेंट, द थर्ड वन इज डिपेंडेंट ऑन अ सिविलाइजेशन, ऑन इंडिविजुअल।
जब तक एज ए इंडिविजुअल स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और कल्चर और ट्रेडिशन, जब तक ये सब चीजों में हम लोग मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, तब तक ये जो मेजर्स हैं, यहाँ से 4 ट्री, यहाँ से रोड नहीं जाके इन्होंने एनवायरमेंट वालों ने प्रोटेस्ट किया, दूसरे जगह से रोड दे दीजिए, इस टाइप की मूवमेंट, यहाँ से प्लांट उखाड़ लिया तो दूसरे जगह आप लगा दीजिए, इस टाइप के मूवमेंट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं हो पाते। इनफैक्ट कई कंट्रीज में ये सब चीजें रियलाइज हुआ है कि इनएविटेबल, अगर आप लोग सब लोग मिलके हम लोग इतना ज्यादा डिमांडिंग होंगे, एस्पायरिंग होंगे, सबको कंज्यूमरिज्म का इतना जोर लगा रहेगा, सबको नौकरी चाहिए, सबको ये चाहिए वो चाहिए, तब तक ये सब चीजें रोक पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी समय के लिए रोका जा सकता है, फिर आगे बढ़ जाती है। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। आप लोग गए कि नहीं पता नहीं, दिल्ली से जब आप सूरजकुंड रोड लेके फरीदाबाद जाते हैं, करीब करीब 20 किलोमीटर की ये पैच आती है। इनफैक्ट दिल्ली का एकमात्र लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो एनसीआर में था, वही एकमात्र एरिया हुआ करता था। आज लास्ट 2 डिकेड्स में आप जाके देखिए, धीरे 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 सब कुछ खत्म हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यूनिवर्सिटी भी आपको शहर में ही चाहिए, कॉलेज भी आपको वही चाहिए, स्कूल भी आपको वही चाहिए, आपको मकान भी आपको वही बनाना है। जब डिमांड इतनी रहेगी तो सप्लाई तो कहीं ना कहीं से रास्ता गवर्नमेंट निकाल ही लेगी या कॉन्ट्रैक्टर्स निकाल ही लेगा, बिकॉज द लॉ गिव्स दैट काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन। जैसे तभी मैंने एग्जांपल दिया था भूटान का। जैसे आप बोलेंगे यहाँ बहुत बढ़िया फ्लैट बनाए, आप लोगों के लिए मजे से रहेंगे, वहां से रिप्लाई आएगा, नहीं भाई साहब मैं झोपड़ी में ठीक हूँ, आप निकलिए यहाँ से। तो इस टाइप की कल्चर, इस टाइप के गवर्नेंस लाना बहुत आवश्यक है। कई सारा जब हम ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, हिली क्षेत्र में काम करते हैं, ग्राम प्रधान के पास हम लोग जाते हैं ऑफर्स लेके, विकास का ऑफर्स लेके, दे एक्चुअली रिफ्यूज, वो रिफ्यूज करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, रोजगार की प्रॉब्लम है, हमारे पास कीमती मोबाइल नहीं है, हमारे पास बड़े घर नहीं है, हमारे पास कीमती टीवी नहीं है, बट वी आर फाइन विद दिस, हमें आपकी विकास की जरूरत नहीं है। तो हाउ डू यू बिल्ड इन सच कल्चर इन द एजुकेशन सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ बिकॉज वी आर नॉट इन द रोल ऑफ एडवोकेसी। एडवोकेसी रोल में हम लोग नहीं है, हम लोग एजुकेशन क्षेत्र से हैं। तो हम लोग अपनी स्टूडेंट्स में, टीचर एजुकेटर्स में कैसे इस प्रकार का कल्चर हम डेवलप करने की कोशिश करें, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. We have one question from Muhammad Hayas. You can ask Muhammad Hayas ji from Tamil Nadu. He wants to. You can unmute yourself, Muhammad Hayas. Okay, sir. मैं question पढ़ देता हूँ. I am from Tamil Nadu. Here. Yes, Mr. Hayas, Muhammad Hayas, please. Sir, it's audible. Yeah, it is audible. Please. Sir, I am from Tamil Nadu actually. In for my small suggestion, actually in Tamil Nadu, visually impaired school distance mode only available in Chennai, the capital of Tamil Nadu. So just to extend for the visually impaired certificate course or MEd course like that, extend to all area. It is very useful for overall the India and Tamil Nadu also. And the special thing is most of the visually impaired, that means the blind school, so we give for the new infrastructure, landscape and gardening for the environment. They knows for the agriculture and the gardening, so it is very useful for my suggestion. So you, yeah, please. Thank you ji, thank you ji. I think Tamil Nadu earlier used to have a lot of RCI courses. Unfortunately, there are no takers और धीरे धीरे कम हो गया. Coimbatore we had Ramakrishna Mission University, Avinas Lingam we had, in Trichy we had, in Chennai Muttukadu we had, in Chennai Chitti also we had. Unfortunately, there are no takers. So Sarva Samagra Shiksha Abhiyan of Tamil Nadu has miserably failed to recruit teachers. Tamil Nadu government has not given any vacancy notification for regular teacher for many years. As a result, our B.Ed courses, M.Ed courses in Tamil Nadu, because of no takers, institutions are getting closed. So even if I open up a center there, there will not be any student. That is the story of Tamil Nadu. So job vacancies must come up, because right now if you see the vacancies at NIPMED Chennai, 80% of the vacancies are filled up by North Indian students, not students of Tamil Nadu. Thank you. Yeah, Mr.
Sir, actually, most of the NGOs are very interested for the certificate course like that, because 1 month or 3 months course is very useful for the housewife in village area, rural area. Because in Kanyakumari, Tirunelveli, Madurai, so most of the areas no school actually. Because I'm on part of NGOs. So in Chennai means Chennai to in Kanyakumari more than 700 kilometers. The only Tamil Nadu Open University, only one university conducted for the distance mode in Tamil Nadu. No other university, no other institution in Tamil Nadu. So if anybody apply for the B.Ed for the distance mode means they travel to the Chennai and attend the class and everything. If she is pregnant or anything, it is very, very difficult actually. So visually impaired is is a special teacher, is always special, is a social service. But it is very difficult actually, because in the World Health Organizations for the statistics, coming year 225, 230, most of the people affected for the visually impaired like that. So more teachers we need actually. So, sir, is my humble request actually. It is for the great day and environment. So kindly consider for at least certificate course. We are using for some areas because we know for 4-5 visually impaired for in our rural area like that. But we can't do anything actually. Just we give the food and dress like that. So Braille, kidhar jaake hum Braille padhenge. A lot of things available in global. But the latest technology equipment, blind use kar rahe na, latest equipments and the Braille method, we don't know. So NGOs we need for the NGOs. We are doing for all COVID services and overall India. So kindly give the visual. Sir, thank you very much. Please send some specific proposal. We can work on it. Mr. Panchanan Patro, you want to say something? Panchanan Patro. Okay, Sarita Singh ji, you have unmuted. You want to say something? No. Okay. Smruti Rekha Mishra ji, yeah. हाँ, सबको नमस्ते। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। मैं आजकल मसूरा का एक मतलब डेली बेसिस में आ रही हूँ, अच्छा लगता है। आलोक जी का होस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उनको थैंक्स देता हूँ। और सार को तो मैंने पहले अभी हमारा उड़ीसा में हुआ था, साइजर की बेसिस में देखा, आप सार को मालूम होगा, याद होगा। अभी पिछले हफ्ते में देखी हूँ, प्रेमानंद मिश्रा जी ऐसे किए थे, सार को इतना बात नहीं किए थे, उधर थोड़ा बात किए थे और दूसरा सार सबसे बोल रहे थे। आज का बात तो मैं नहीं कह सकती, इतना अच्छा बात बोला तो किसको कौन तरह से थैंक्स बोलूं पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साइकिल का बात जो बोल रहे हैं, आजकल भुवनेश्वर में थोड़ा बहुत लोग साइकिल खरीद करके तो चला रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और आप जो एजुकेशन का बात भी कर रहे हैं, इसको कैसे आगे ले जाएं, इतना हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत लोग है, ज्यादा तो नहीं है। आप इतना अच्छे बात किया है, सबकी मतलब हर एक फील्ड में इसको कैसे आगे लिया जाए वो बात सर कीजिए, और धीरे इसको आगे लेके एनवायरनमेंट को कितना करेंगे और लोगों को एजुकेशन होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई इम्प्रूवमेंट होगा, ये सारे बात कैसे होगा। आलोक जी को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इसके मतलब ऐसे थोड़े बहुत लोग हैं, इसको कैसे अवेयरनेस ज्यादा बढ़ा जाए और एजुकेशनल फील्ड में भी ज्यादा लेकर आने से थोड़ा अच्छा होगा, मैं सोचती हूँ। सर बात कीजिए इसमें, और कुछ कर सकते हैं, इसको आगे कैसे बढ़ा जाए। हेलो जी, हेलो, नमस्कार सर। जी सर, मैं भोपाल से सरिता सिंह बोल रही हूँ, स्पेशल एजुकेटर हूँ। हिमांशु सर के साथ मैंने यहाँ सीआरसी भोपाल में वर्क करा है। सर का लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, हर समय हम इंतजार रहता है कि सर हमें पढ़ाए, तो हमें वो सब चीजें भी याद आ जाती हैं। सर को याद नहीं हो तो मैं बताती हूँ, आशुतोष पंडित सर थे जब आपके बाद ही आए थे, तब मैं वहाँ सरिता सिंह, राजेश रामचंद्रन, हम सब लोग थे वहां पर सर।
और सर आज का जो टॉपिक रहा सर ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और साइकिल वाली बात जो आपने बताई साइकिल के लिए, तो मैं यहाँ पर मैंने अपने घर से ही ये चीज शुरू करी है कि हम स्कूटी या 4 व्हीलर कम यूज करें, बल्कि साइकिल का ज्यादा यूज करें। मैं यहाँ ऐसे इसमें वर्क करती हूँ, कभी कभी मेरा साइकिल से भी जाना हो जाता है वहां पर। बाकी सर आज आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा। और आलोक सर का तो मतलब हम लोग समझिए कि लॉकडाउन में हम लोगों ने घर बैठे जो कुछ सीखा वो आलोक सर के ही थ्रू सीखा है। हमारी सब चीज रिकॉर्ड हुई है सर। थैंक यू सर। हम लोग तो लॉकडाउन आप के लोगों से मल्टीविटामिन मनोविकास परिवार एंड डॉक्टर आलोक लॉकडाउन मल्टीविटामिन स्पेशल। जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक ब्रांड बना लिया जाए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर मैं सच कहूं तो मैं आप लोगों से ही सीखता हूं। आप लोगों के इतने सारे मेल, आप लोगों का इतना सारा हमें सुझाव, प्यार और इतना सारा वो आता है कि उससे हमें बहुत सारा आइडियाज मिल जाता है। इसी तरह से आप हम लोगों से जुड़े रहें तो फिर हम आपके लिए नहीं, हम लोग अपने सीखने के लिए कुछ करेंगे तो उसमें आपको भी शामिल करेंगे। तो हम लोग भी आप लोगों से ही सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप। कामना महेश्वरी जी, अनम्यूट पर्सन प्लीज। हेलो जी कामना जी बोलिए। हेलो सर, वॉइस आ रही है ना? जी आ रही है। हेलो जी, हेलो, थैंक यू सो मच सर। दिस इज सेकंड टाइम जब मैं सर से मिल रही हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड लास्ट ईयर 2020 में सर का सुना था, एंड दिस इज सेकंड टाइम। और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे ये सेशंस आपके बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ट्राई बेस्ट ट्राई करती हूँ कि आपका कोई भी सेशन मिस नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली कोई सेशन मिस हो जाता है तो वो मैं एफबी आपका जो भी लिंक आता है वहां से रिकॉर्डेड सुनती हूँ। लेकिन ना एक चीज कहने की है कि इतना ज्यादा अवेयरनेस इतना कोविड के टाइम पे शायद ही किसी ने की होगी ऑल ओवर इंडिया। Alok sir, very thankful from our family, especially thanks for my son. Your all programs, Man Bhavan, sometimes हम skip कर देते हैं because of personal reasons. बट आपका ये जो मशवरा के सेशंस आते हैं, एक तो मेरे को सबसे पहले ये देखना होता है कि आज का सेशन का टॉपिक क्या है। मैं तो बस सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ आपके सेशन के टॉपिक के लिए। देन सेकंड, आपका लास्ट जो फीडबैक सर से गुप्ता सर से मिलता है, ऑसम, रियली ऑसम। आई थिंक टुडे इज नॉट देसाई सर इज नॉट अवेलेबल। और आलोक सर का जो स्पीक का मतलब बोलने का जो पैटर्न है ना, वो मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है। दिस इज all messages from my Amok sir. Thank you so much. He is not able to speak like this on your session. तो बस ऐसे ही आपकी कृपा मिलती रहे। हमारे घर के लिए एक सबसे अच्छा वातावरण मिलता है आपकी स्पीच से। ये मेरा इको फ्रेंडली मैसेज गया है आपके लिए। कोई एनवायरनमेंट चेंज करता है, ये मेरे घर का एनवायरनमेंट चेंज होती है सर की आवाज से। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को धन्यवाद। मैं एक आप ही नहीं, आप तो हैं ही। अमोक बहुत प्यारा है, वो तो हमें पता ही है। बहुत हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत हमारे ऐसे बड़े ही क्लोज माँ बाप से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे, किसी तरह से वो बच्चा मेल लिख देता है, वो SMS कर देता है, या फिर वो व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ लिख देता है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि वो हमारा बच्चा क्या चाहिए उसको। इनफैक्ट हम लोग जब इस मशवरा या मन भावन या सचेतन या जिस भी प्रोग्राम को, या स्माइल, जो भी मनोविकास के प्रोग्राम्स होते हैं और हम लोग आप तक पहुंच पाते हैं, तो उसमें माँ बाप का तो बहुत योगदान है ही। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल नीड वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत कुछ सिखाते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं। तो हम उनकी बात जरूर सुनना चाहें, उनकी बात को समझना चाहें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उनके लिए जो है कि ग्रैटिट्यूड होगा। यस, हिमांशु दा, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर उमा जी ने हाथ उठाया हुआ जी। वन मोर क्वेश्चन आई टेक। उमा ककरोती जी, उमा जी, या प्लीज। नमस्कार सर, आलोक सर नमस्ते। आपसे तो बस पूछिए मत, दिल से जुड़े हम आपसे तो। और हिमांशु दास सर को भी मेरा नमस्कार। आज हमारे बड़े दादा आए हैं,
इसीलिए मुझे जी उनसे तो कॉम्प्लीमेंट्स अच्छी बात, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मतलब कि इतना आगे मतलब वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना सही वो हमारे को दिशा दिखाते हैं। आज के उसमें भी टॉपिक में भी मुझे इतना अच्छा लगा कि वो अभी भी अपनी धरती से जुड़े हैं, वो उन अपने पुरानी बातों को नहीं भूले हैं और उनको ही लेके आगे बढ़े हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि जिस तरह हम आज एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं वो रोज मनाएं, एक दिन नहीं, हमेशा मनाएं। बच्चों के बर्थडे के हिसाब से, बच्चों के वैसे ही पेड़ों को ज्ञान देने के लिए, या ऐसे भी ऐसी कोई एक्टिविटीज वगैरह ये भी हम उसमें इन्वॉल्व करें तो क्या सही नहीं? एकदम सही है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Gupta sir, you want to say something? सर पुराने जमाने में ना, मतलब आजकल जो है ये जो हम इको फ्रेंडली वातावरण की बात कर रहे हैं, आजकल हमारे यहाँ पर बीमारियां बहुत हो जाती हैं। देखो हमारे मतलब 30-35 साल की उम्र में घुटनों में दर्द शुरू हो गया, बैक पेन शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जो भी बात की है मेटलिज्म की तरफ ज्यादा चले गए। घर में वॉशिंग मशीन आ गई, आटा बनाने की मशीन आ गई, रोटी बेलने की मशीन आ गई, और अभी वो ऑटोमेटिक मशीन आ गई, आप आटा डाल दीजिए वो पानी भी अपने आप लेगा और बाहर बंद करके चपाती तैयार हो जाएगी। तो जो हमारे घर में जिम थे, आटा पीसने की चक्की थी, कूट कूट करके हम मसाले पीसा करते थे, कपड़े हाथ से धोया करते थे, रगड़ा करते थे, पानी कुएं से खींचा करते थे, तो वो सब जिम खत्म हो गए। और इसका जो है वातावरण के ऊपर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, और हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हमको ज्यादा वातावरण को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात है कि सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हम सुनते आ रहे हैं कि अमरनाथ जी के अंदर जो शिवलिंग है वो आहिस्ता शिवलिंग बनता है, और जब खोलते हैं तो दिन प्रतिदिन मतलब साल दर साल उसकी हाइट कम होती जा रही है। नंबर एक। और लॉन्जिविटी कि पहले वो 2 महीने 3 महीने रहा करता था, अभी वो लॉन्जिविटी में भी रिडक्शन होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर अभी हमने अपने आराम के लिए हेलीकॉप्टर से शुरू कर दिए, लोगों ने वहां आग जलानी शुरू कर दी, खाना बनाना शुरू कर दिया। तो ये वातावरण जो है, जो सिर्फ मनुष्य को नहीं, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। पहले जमाने के अंदर हम नदियों की सफाइयां करते थे, एक्सकेवेट करके सैंड को बाहर निकाल करके किनारों पर लगा देते थे, जिससे किनारे ऊंचे हो जाते थे और बाढ़ आने का अंदेशा कम होता है। अब क्या होता है, हम अपने घर की गंदगी नदी में डाल करके उसके अंदर और मतलब नदी को तो खराब करते ही करते हैं, मगर नदी में जो प्राणी रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए भी हम खतरा पैदा कर देते हैं। तो रविंद्रनाथ की जो फिलॉसफी, सर ने हिमांशु जी ने फिलॉसफी की बात की थी कि रविंद्रनाथ जी की जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन थी उसमें यही कहा गया कि लीव द चाइल्ड इन द नेचर एंड लेट हिम एक्सप्लोर। बालक को प्रकृति में छोड़ दीजिए और उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, वहां से उसको सीखने दीजिए। तो प्रकृति से हम सीख सकते हैं, और प्रकृति को सीखने के लिए प्रकृति को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो आज हमको, मैं ये सोचता हूँ कि आज हम सबको ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम, जो हिमांशु जी ने बताई है बहुत सारी चीजें, कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे, जो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं तभी बदलेंगे, और नई चीजों को देख करके ललायत नहीं होंगे। अभी वो 5G का एक फोन आ रहा है रेडमी का, तो लोग बागों ने उसके लिए बुकिंग करनी शुरू कर दी है। तो वो, जबकि मेरे पास में बहुत बढ़िया फोन है, तो मैं जब तक आवश्यक ना हो हम चीजों को बदलेंगे नहीं। ये अगर हम कर सकते हैं तो हम वातावरण को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट। ओके, सो फाइनल वर्ड्स फ्रॉम डॉक्टर दास सर। कुछ डू यू वांट टू हैव समथिंग? सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा आलोक जी से और मनोविकास परिवार का। अंदर ही अंदर आप लोग नाराज ना हो कि आप लोगों की ज्यादा मैं तारीफ करता नहीं हूँ, क्योंकि परिवार में ये कहावत है कि अपनों की ज्यादा मत बोला करो अपने वर्ग के बारे में। अच्छा, क्योंकि पूरे देश को पता है हम दोनों भाई भाई है, तो इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन जो भी कर रहे हैं हमें बहुत बेहद गर्व महसूस होता है। यहाँ वहां से अनजाने मतलब कहाँ से फोन आता है, कहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हमने मशवरा का ये किया, हमने वो लोग का वो सुना, तो सुन के डेफिनेटली आई फील वेरी प्राउड।
और उम्मीद यही रहेगी ये मुहिम कोविड या पोस्ट कोविड कोई मतलब नहीं है, हमने पूरे देश को जोड़ने के काम किया है। ये मुहिम हम लोग हमेशा हमेशा के लिए कायम रखें और इस मुहिम के जरिए मुझे लगता है आगे जाके मशवरा फॉर पेरेंट्स, मशवरा फॉर प्रोफेशनल्स, मशवरा फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मुझे लगता है साथ इसका भी डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। तो इंदिरा औलख जी के अकेले की बस्ती बात नहीं होगी, धीरे धीरे मांगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, बाकी मैं जुड़ना चाहूंगा, जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े मैं डेफिनेटली जुड़ना चाहूंगा आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू दादा। दादा हमेशा आप एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा मेंटरिंग, एक अच्छा सलाह और एक अच्छा डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो बहुत ही अपील करता है। और आप मनोविकास परिवार में हमेशा शुरू से ही, जब से हम लोग बेसमेंट में मनोविकास स्टार्ट किए थे 97-98 में, तब से आप मनोविकास परिवार के साथ हैं। इनफैक्ट हम लोग कॉलेज के जमाने से एक साथ हैं। तो ये जो एक जोड़ी है वो मैं कहूंगा कि भगवान इसको कोई नजर ना लगाए। और बिफोर आई से थैंक्स, मैं कल जो फिल्म आप लोगों को दिखाया था इन्वायरमेंट पे बागवानी कैसे करनी चाहिए, मैं आज फिर से वो फिल्म आपको दिखाना चाहूंगा और आपके लिए ये फिल्म। मैं 1 मिनट फिर शेयर करूं। ठीक है आलोक जी, फिर धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। मैं एक फिल्म इनको दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट। गुप्ता जी नमस्कार जी, आलोक जी, इंदिरा जी नमस्कार। नमस्कार। शायद ज्वाइन नहीं कर पाई बाद में। एनीवे सबको हमारी तरफ से नमस्कार। संगीता मैडम को भी नमस्कार। आई थिंक ही वांट्स टू टेक लीव। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। एक मिनट मैं सब नहीं चलेगी। चलिए, मैं ये फिल्म पता नहीं किसी टेक्निकल रीजन से ये शेयर नहीं हो रहा है। मैं ये आपको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुप्ता सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दिस इज माय प्रिविलेज टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट थैंक्स ऑन दिस 69th episode of Mashwara. I, on behalf of Manovikas family and Mashwara team and entire fraternity of Manovikas family, I would like to give my sincere thanks to Almighty God and everyone. And on my behalf, I extend the heartfelt thanks to Dr. Himanshu Das sir for giving his best time, best advice, best mentoring, best ideas on this topic. And I know everyone has enjoyed his session. So thank you very much, Himanshu da. And I must mention my deepest sense of appreciation for Aloka ma'am and other dignitaries we have seen here. And thank you all. And we could not host it this सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes. आ तो रही है। आ रही है। So I have seen Abhay Dubey ji is also here. So thank you, Abhay Dubey sir. Abhay Dubey sir, he is the member in National Trust. So thank you very much, sir. And we could have not hosted this Mashwara whole series without the guidance of Dr. Nimesh ji Desai sir. So tons of thanks to Dr. Desai sir for looking Manovikas family, and we give our very sincere thanks to Mr. J.C. Gupta sir for mentoring us, for guiding us and providing very nice feedback during this Mashwara sessions. And I extend my thanks to all my staff, team members and everyone, Kanishka, Rakhi and Pooja, Sangeeta madam, Sangeeta Malhotra madam, everyone. So thank you all my team. And I can also give my
best, I think, my best wishes and my best appreciation to all our audience, all our participants, all our people, those who are very much interested. आपने दिल से मशवरा को याद किया है, दिल से मशवरा को चाहा है, दिल से मशवरा में आते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। आप जैसा प्यार, आप जिस तरह से जुड़ाव आप मशवरा के साथ रखते हैं, वो हमेशा बरकरार रखिए। And your active participation with such a great affiliation, it matters a lot for us. So thank you very much, all our active audience, active participants. Thank you very much. Especially, I have seen the many people, I like Shreyans and all the Madhumita, the people, those who are very much related, the special need persons, those who are participating in this program. So thank you very much for coming here, and thanks a lot to all people, those who are directly and indirectly involved in this मशवरा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया, मेहरबानी, आपको, आप सभी को मैं सम्मान करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलते